लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले के पार्थिव शव को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनके घर काशा ग्रैंडे इस इमारत में लेकर आया गया है। काशा ग्रैंडे में ही आशा भोसले अपने परिवार के साथ रहती थी और अब ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनका शव जो है वो काशा ग्रैंडे पहुंच चुका है। जैसा कि उनके बेटे ने जानकारी दी कि उनके घर पर ही कल 11 बजे से 1 बजे के बीच में उनके पार्थिव शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा दिखाई दे रही है। पुलिस की गाड़ियाँ हम देख पा रहे हैं जहाँ तहाँ पार्क है अंदर, और माना जा रहा है कि यहीं पर तमाम जो VVIPs हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के मंत्री हों, चाहे केंद्र के कोई बड़े मंत्री हों या फिर बॉलीवुड की हस्तियां, ये तमाम लोग अंतिम दर्शन के लिए यहीं पर पहुंचेंगे। लिहाजा यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो अभी से दिखाई दे रही है। मैं दिखा सकता हूं आपको कि ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो बाहर यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहे हैं ताकि यहाँ पर ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो। और बिल्डिंग के अंदर की मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह से अंदर जो है मुझे जो है वो एक्स्ट्रा गार्ड्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मुंबई पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि कल को लेकर तैयारी जो है वो की जा रही है। यहीं से फिर करीब 4 बजे क्योंकि समय रखा गया है अंतिम संस्कार का, तो यहीं से जो उनकी अंतिम यात्रा है वो निकाली जाएगी मुंबई के दादर शिवाजी पार्क शमशान भूमि के लिए, जो कि यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। 15 मिनट का ये रास्ता है। उम्मीद की जा रही है कि जब अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी तो बहुत बड़ी संख्या में न सिर्फ उनके परिवार के लोग बल्कि जो उनके फैंस हैं, प्रशंसक हैं, वो तमाम लोग जो उन्हें एक बार देखना चाहते हैं वो उस अंतिम यात्रा का हिस्सा होंगे। महिला आरक्षण बिल को पास कराने की तैयारी में केंद्र सरकार जुटी हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संसदीय दल के नेताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब महिलाओं को आगे बढ़ने का, नेतृत्व करने का और निर्णय लेने का अवसर मिलता है। आपको बता दें कि हालांकि इस पूरे विषय पर अब जमकर राजनीति होते हुए भी नजर आ रही है, जहां पर कई विपक्षी पार्टियां जो हैं, खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बीच में इस तरीके का विधेयक ले आना कहीं ना कहीं श्रेय लेने की बात जो है वो नज़र आ रही है इसमें। चूँकि आप कई अलग अलग राज्यों में जो है इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, कईयों में हो चुके हैं और कईयों में चल रहे हैं। हालांकि 16 अप्रैल से जो है संसद के सत्र में इस पर चर्चा होनी है। उस बीच राजनीति जो है वो काफ़ी गर्मा गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आज से बंगाल चुनाव में सीएम योगी की भी एंट्री हो गई। आज अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ममता सरकार पर जमकर बरसे। जहां एक तरफ अपनी रैलियों में सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र किया, तो वहीं ममता सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि ममता सरकार पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी चेंज कर रही है ताकि एक खास समुदाय के लोगों को यहां पर बसाकर उनका वोट लिया जा सके। कहने के लिए तो टीएमसी नारा देती है मां माटी और मानुष की, लेकिन मां करा रही है माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है और मानुष यहां का भयभीत है और सहाय जैसा दिखता है। बहनों और भाइयों, याद रखना, ये जंगल राज, ये अपराध, ये बंगाल के अस्तित्व के लिए एक संकट है, एक चुनौती है। देखा जाए तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। चाहे हम पीएम मोदी की बात करें या फिर बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं की बात करें, उनकी रैलियां वहां पर लगातार हो रही हैं। हालांकि अब सीएम योगी की एंट्री ने वहां पर चुनावी गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि देखा जाए तो अगले कुछ दिनों में सीएम योगी पश्चिम बंगाल में 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2021 में भी सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30 रैलियों को संबोधित किया था। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।
यूपी बीजेपी संगठन और योगी कैबिनेट के विस्तार को लेकर इस वक्त लखनऊ में हलचल काफ़ी तेज है। बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त एक बैठक चल रही थी, हालांकि वो बैठक अब खत्म हो चुकी है और पंकज चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। देखा जाए तो इस बैठक में पंकज चौधरी के साथ विनोद तावड़े जो कि महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि डिप्टी सीएम भी मुलाकात करने पहुंचे, ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य समेत कई मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि कल की बात करें तो कल पंकज चौधरी जब दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने कल देर शाम सीएम योगी से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि संगठन में विस्तार को लेकर जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, चूँकि तमाम जो मोर्चे हैं, मोर्चों का गठन होना है, मोर्चों में नई नियुक्तियां होनी है, साथ ही में प्रदेश पदाधिकारियों की जो टीम है उसका भी विस्तार किया जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चूँकि बहुत दिनों से संभावित है योगी कैबिनेट का विस्तार, माना जा रहा है कि कल की जो बैठक हुई है, कल जो मुलाकात हुई है सीएम से, वो उस मुलाकात में पंकज चौधरी की इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई है। हालांकि विनोद तावड़े चूँकि यहाँ पर पार्टी के अलग अलग नेताओं को, सरकार के अलग अलग मंत्रियों को बुलाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत जल्द जहाँ एक तरफ यूपी बीजेपी की जो नई टीम होगी वो बनकर तैयार होगी, तो जो कैबिनेट का विस्तार है वो भी बहुत जल्द होने वाला है। चूँकि माना जा रहा है कि 4 से 5 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, जिसमें बीजेपी की यही कोशिश होगी कि जो काडर के नेता हैं, यानी कि जो भाजपा के पुराने भरोसेमंद नेता हैं, उन्हीं को कैबिनेट में जगह दी जाए, तवज्जो दी जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कह सकते हैं कि इस वक्त आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय में हलचल काफ़ी तेज है। जो तमाम पदाधिकारी और जो नेता हैं वो पंकज चौधरी से मिलने के लिए पहुंचे थे, चूँकि पर्यवेक्षक का काम होता है कि जो एक इनपुट होता है वो पार्टी आलाकमान तक पहुँचाए। हालांकि माना जा रहा है कि पंकज चौधरी इस बैठक के बाद दिल्ली रवाना हो सकते हैं और वहाँ पर आज की बैठक में और जो कल मुख्यमंत्री से बातचीत हुई उसमें क्या कुछ निकला, क्या कुछ बातचीत हुई, उस बातचीत को जो आला कमान है बीजेपी का उसके सामने रख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सरलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति पर नीतीश कुमार का इक्का चलता था। मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम पर है, लेकिन अब वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, शपथ भी ले लिए हैं। अब बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हूं और जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक 14 तारीख को बिहार कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद वो अपना इस्तीफा लोक भवन में जाकर के दे देंगे। मुख्यमंत्री आवास और लोक भवन की दूरी महज 100 मीटर की दूरी पर है और कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री इसी लोक भवन में आकर के अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे और बिहार में एक बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने का कवायद शुरू होगा। 15 तारीख को संभवतः नई सरकार का गठन होगा। उससे पहले 14 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उसके पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसकी घोषणा होगी। उसके बाद एनडीए विधायकों की बैठक होगी और उस बैठक में ये घोषणा किया जाएगा कि किसके नाम को आगे किया गया है। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। हालांकि और कई दावेदार हैं, लेकिन सम्राट चौधरी वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी वही पसंद है। इसीलिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी का पलड़ा सभी प्रत्याशियों या सभी जो उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे भारी है और संभवतः 15 तारीख को मुख्यमंत्री बिहार का नया मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नेतृत्व में पहली बार सरकार का गठन होने जा रहा है। तो अगला जो 3 दिन होगा वो बिहार की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार फिर से केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे और बिहार में जो बीजेपी चाह रही थी कि उनका मुख्यमंत्री बने, उनका मुख्यमंत्री बनेगा। भले ही नारा ये दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर जनता ने मुहर लगाई। लेकिन 2026 आते आते राजनीति फिर करवट बदली है। नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में रहेंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री अब एक अनिमार्ग में रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झा, पटना।
वृंदावन में हुए स्टीमर हादसे को 36 घंटे से अधिक समय बीत गया। लगातार गोताखोर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार यमुना में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। अब तक यमुना में 13 शव बरामद हो चुके हैं। अभी 3 और श्रद्धालुओं की तलाश जारी है। करीब 15 किलोमीटर के दायरे में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो 3 लापता श्रद्धालु हैं उनका कोई सुराग नहीं लगा सका है। और लगातार जो गोताखोर और जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार जो यमुना में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। इस हादसे के जो 2 जिम्मेदार थे उनको प्रशासन की तरफ से जेल भेज दिया गया है। एक ठेकेदार जो पुल का बिना किसी जानकारी के मरम्मत का काम कर रहा था, दूसरा नाविक जो श्रद्धालुओं को बिना सेफ्टी जैकेट के क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं को स्टीमर में बैठा कर नौका विहार करा रहा था। और इसके बाद अब सवाल यही उठ रहे हैं कि और जो जिम्मेदार थे, जो निगरानी करने वाले लोग थे, प्रशासन के लोग थे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि 2 साल पहले नाव और स्टीमर के संचालन को लेकर एक प्रस्ताव नगर निगम में पास हुआ था, लेकिन वो आज तक कागजों में दफन है। उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, उसको पारित नहीं किया गया। और जो नाव है और स्टीमर है उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, यानी लगातार बिना किसी रजिस्ट्रेशन के और बिना किसी अनुमति के स्टीमर लगातार यमुना में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो श्रद्धालुओं की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। नगर निगम आखिर इतना मूक दर्शक क्यों बना है? अगर नगर निगम सही तरीके से पहले से ही सचेत हो जाता और ये सारी चीज़ पहले ही लागू हो जाती तो शायद उन श्रद्धालुओं की जान भी बच सकती थी। अब देखने वाली बात होगी कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कब तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा और कब तक जो लापता जो श्रद्धालु हैं उनका सुराग जो रेस्क्यू टीम है वो लगा पाती हैं। धाराजी सरस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। उत्तराखंड राज्य के जनपद बागेश्वर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बात करें गरुड़ तहसील अंतर्गत कौसानी पर्यटन नगरी कौसानी में, जहां एक राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। पूरा मामला यह है कि राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी में भूत के डर से पढ़ाई पर असर डाल दिया है। जहां राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में भूत मंदिर बनाए जाने और बच्चों से पैसे वसूलने जाने के आरोप लगे। वहीं ऐसे में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। और वहीं ऐसे में शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। अब ऐसे में स्पष्ट होगा कि जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार इस पूरी कहानी के पीछे कौन है। देखिए, सर्वप्रथम तो इसमें जो हमें शिकायत मिली थी, हम जिसके क्रम में मुझे जो है जांच के लिए बोला गया था, तो मैंने आज विद्यालय की इसमें वो किया है। तो 2 मामले थे कि उनका एक तो ये कहना था कि इसमें बच्चों से पैसे लिए गए हैं और इसके क्रम में जो है धन का भी सदुपयोग नहीं किया गया। दूसरा वो जो है एक मंदिर बनाने की बात वहाँ पर की गई थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए वहाँ हम लोगों ने विद्यालय का पूरा निरीक्षण भी किया और अभिलेखों को भी देखा। 100 रुपया हम लोगों ने जमा करी। ये किसी का पैसा नहीं है, ये अभिभावक संघ का पैसा है, हमारे जेबों से गया हुआ पैसा है। झूठ फैलाया जाता है कि बच्चों से, बच्चे कहाँ से लाएंगे पैसे? जब तक अभिभावक नहीं कहेगा तो बच्चा कहाँ से देगा पैसे? तो पहल हम लोगों ने की, हमने अभिभावक मीटिंग रखी, उसकी एक कॉपी हमने अभिभावक संघ के, उसमें पूरी सारी कार्रवाई करी की, उसमें हमारा लिखा हुआ सारा है, उनके अभिभावक के साइन है। तो ये चीज़ें झूठी है। हम अभिभावक संघ ने उसमें पैसा जमा किया। उसमें हमने एक छोटी सी प्रक्रिया शुरू करी कि इस बलि प्रथा को रोकने के लिए एक यहाँ पर शांति पाठ का स्थापना, एक छोटा सा हमने मंदिर बनाया। इसका कोई इतना बड़ा मंदिर बनता नहीं है, छोटे से हमारे देव के मंदिर बन जाते हैं, उसमें एक शांति पाठ हो जाती ताकि ये बलि प्रथा रुक सके। मानसू गुड़िया, न्यूज स्टेट, बागेश्वर। हाल ही में यूपी एटीएस के द्वारा पकड़े गए 4 संदिग्धों से पूछताछ में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये चारों संदिग्ध पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रेल की जो पटरियां होती हैं वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट करने की जुगत में थे। हालांकि उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इनको दबोच लिया। गौरतलब है कि इन चारों को यूपी एटीएस ने तब गिरफ्तार किया था जब ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास लगे सिग्नल बॉक्स को उड़ाने की फिराक में थे। हालांकि ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, इससे पहले भी कई जगहों पर उन्होंने रेल पटरियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की ताकि जो रेल दुर्घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया जा सके। हालांकि यूपी एटीएस साकिब समेत चारों संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है और देखा जाए
तो चूंकि इनके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ ये सीधे संपर्क में थे और बाकायदा इनको फंडिंग भी हो रही थी। हालांकि अब इनके साथियों को पकड़ने में यूपी एटीएस लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सरफरोज के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। कानपुर में दंगाइयों और बलवाइयों की अब खैर नहीं। दंगाइयों से निपटने के लिए अब विशेष तौर से जवानों को ट्रेन किया जा रहा है। कानपुर में 60 जवानों की एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसे ब्लैक हॉक नाम दिया गया है। ब्लैक हॉक के जवान आपात स्थिति में सबसे पहले पहुंचेंगे और मोर्चे को संभालने का काम करेंगे। उन्हें स्वयं निर्णय लेने की छूट भी होगी। वे मौके पर लाठीचार्ज और अगर गोलियां चलानी है तो रबर की गोलियां दागने, आंसू गैस का प्रयोग करने के लिए डिसीजन लेने के लिए सक्षम होंगे। दरअसल इन जवानों को इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि अगर दंगे जैसे हालात बनते हैं तो ये जवान सबसे अग्रिम मोर्चा पर मोर्चा संभालेंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। अगर हालात नियंत्रित नहीं होते हैं तो वह खुद डिसीजन ले सकेंगे। फिलहाल 60 जवानों को ट्रेन किया जा रहा है, जिनकी ट्रेनिंग पुलिस लाइन में चल रही है और ये जवान पूरी तरीके से काले कपड़े पहने हुए होंगे। इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ इन्हें बीच बीच में विभिन्न थाना क्षेत्रों में भेज करके रूट मार्च भी कराया जा रहा है। कमिश्नरेट पुलिस का मैसेज साफ है कि दंगाइयों और बलवाइयों से अब सख्ती से निपटा जाएगा, जिसके लिए जवानों को विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। कानपुर कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था की आकस्मिक स्थितियों को देखते हुए करीब 60 पुलिसकर्मियों की एक विशेष दस्ता तैयार किया गया है, जिसे कि ब्लैक हॉक नाम दिया गया है। ये दस्ता विशेष रूप से जो दंगा नियंत्रण उपकरण है उनकी ट्रेनिंग इनको दी गई है और उनसे सुसज्जित है ये, और इनको मुख्य रूप से ऐसी परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर कि कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और जहां पर कि उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ स्टेट कानपुर। केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर थारू कैंप के समीप बाधित चल रहा मार्ग एक बार फिर से मालवाहक घोड़ों की आवाजाही के लिए सुचारू हो गया है। विभाग ने कम से कम समय में मार्ग से बर्फ को हटाकर रास्ता तैयार किया, जिससे यात्रा की तैयारियों ने एक बार फिर से तेजी पकड़ना शुरू कर दिया है। 10 अप्रैल को ग्लेशियर टूटने से मार्ग का एक बड़ा हिस्सा बाधित हो गया था, जिससे मार्ग पर मालवाहक घोड़ों की आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ गई थी, जिसका सीधा असर केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों पर भी देखने को मिल रहा था। घटना के बाद विभाग ने त्वरित प्रभाव से मार्ग को खोलने की कार्रवाई शुरू की और मार्ग से बर्फ को हटाकर रास्ता तैयार किया, जिससे एक बार फिर से मार्ग पर मालवाहक घोड़ों की आवाजाही शुरू हो गई है। मालवाहक घोड़ों के माध्यम से केदारनाथ धाम में आवश्यक सामान को पहुंचाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से धाम में मौसम साफ है, जिससे यात्रा की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ दी है। प्रशासन इन दिनों धाम में आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराने में जुटा हुआ है। परवीन दावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।